हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोगों ने कल का वीडियो आराम से अच्छे से देख लिया होगा, अभी तक समझ लिया होगा और लिख कर प्रैक्टिस करी होगी, नोट्स बनाते जा रहे होंगे। अभ्यास नोटबुक आपको इन्हीं सब कामों के लिए दी गई है। ठीक है ना? तो चलो, बिना वेस्टेज ऑफ एनी टाइम आज आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं सरचार्ज रेट्स की। देखो, सरचार्ज क्या होता है, हमने अभी तक क्या देखा था कि हमने ये देख लिया था कि देखो, टैक्स पेएबल है, ये कुछ टैक्स पेएबल आएगा, इस टैक्स पेएबल पर भी सरकार इधर ही नहीं मानती। अभी देखो ना यहाँ पर, अब देखो सरचार्ज की बात करेंगे आज हम। सरचार्ज, अभी तक हम ऊपर देख कर आए हैं कि बाय कैलकुलेशन ऑफ टोटल थिंग हमारे को क्या मिलता है, टैक्स पेएबल। सरकार कहती है ये तो नॉर्मल टैक्स है, इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमारे हमारे बहुत सारे खर्चे हैं, हमारे को बहुत कुछ करना होता है, तो उसके साथ साथ हमारे को क्या चाहिए, सरचार्ज भी दे दो। सरचार्ज किस पर लगता है, इस टैक्स की जो फिगर आ रही होगी ना, जो टैक्स पेबल की जो फिगर आ रही होगी ना, उस पर कुछ सरचार्ज भी ऐड होगा। देन जो फिगर आएगी ना, सरकार इससे भी खुश नहीं होगी, सरकार कहेगी इस पर मुझे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा कर दे दो। ओके, जब ये इस फिगर पर लगेगा, जो आया, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल टैक्स पेबल, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल टैक्स पेबल। अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी दिस फर्स्ट, दिस विल बी योर फाइनल टैक्स पेबल। क्लियर? यस। नाउ सरचार्ज किस पर लगता है, देखो ना, सरचार्ज लगता है आपके टैक्स पेबल वाली फिगर पर, और जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ना, वो आपकी टैक्स पेबल प्लस सरचार्ज वाली फिगर पर जाके लगता है। तो सरचार्ज क्या है, सरकार कहती है हमसे, हमें कुछ और भी चाहिए, हमारे बहुत सारे खर्चे हैं, आपकी सिर्फ इनकम पे आपने नॉर्मल टैक्स दे दिया, उससे मेरा कुछ पेट नहीं भरेगा, मुझे अपना पेट भरना है, और पेट भरने के लिए मुझे टैक्स चाहिए। किस पर, टैक्स कंप्यूटेड पर। मुझे एक एडिशनल टैक्स दे दो, जो आपने ऊपर ऑलरेडी टैक्स कंप्यूट कर चुके हो, यानी कि ये वाला टैक्स जो आपने ऑलरेडी कंप्यूट किया था ना, इस पर भी आप मुझे क्या दे दो, एडिशनल टैक्स दे दो, उसको कहते हैं सरचार्ज। अंडरस्टूड और नॉट? यस। आ जाओ, अब देखते हैं सरचार्ज सरकार मांगती कैसे है और किस इनकम पर मांगती है सरकार। सरकार कहती है अगर आपकी टोटल इनकम, अगेन क्या क्या याद रखोगे, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज है, यानी कि 50 लाख रुपए तक आप पैसा कमा रहे हो, तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब सरचार्ज देने की आपको जरूरत नहीं है, आपका नॉर्मल टैक्स ही वैलिड है, उतना ही चल जाएगा। पर अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, बट अप टू 1 करोड़ रुपीज है, यानी कि 1 करोड़ तक है बट अबव देन 50 है, तो सरकार कहती है 10% का सरचार्ज दो हमें। यानी कि अगर आपका यहां पर, सपोज कर लो, अगर आपका यहां पर टैक्स बनता है 2 लाख रुपीज का, तो सरकार कहते हैं 2 लाख पर 10% का और सरचार्ज दो, दैट विल बी, सपोज इट विल कम टू 20,000 रुपीज। सो आपका 2,20,000 रुपीज का टैक्स हो जाएगा, इस पर देन 4% का एचईसी भी जुड़ता है, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इस पर जुड़ेगा, तो जाके आपके फाइनल टैक्स लायबिलिटी आती है। बोलो ना। और अगर आपकी इनकम, जो टोटल इनकम है, वो 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 2 करोड़ रुपीज है, 2 करोड़ तक है, तो 15% की टैक्स लायबिलिटी बनती है, ओवर एंड अबव द टैक्स, दैट इज अ सरचार्ज, आपको 15% का एप्लीकेबल होता है। बट अब यहां से कहानी स्विच करती है, अप टू 2 करोड़ रुपीज तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्या लगाओ, 10% का सरचार्ज लगाओ अगर अप टू 1 करोड़ रुपीज है। अगर इनकम आपकी, जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से ज्यादा और अप टू 2 करोड़ रुपीज है, तो आप 15% का सरचार्ज लगाओ, एज सिंपल एज दैट। बट कहानी यहां से ही शिफ्ट हो जाती है, जब आपकी इनकम, जो आपकी टोटल इनकम है ना, वो 2 करोड़ से क्रॉस करती है। जब आपकी टोटल इनकम किससे क्रॉस कर जाती है, 2 करोड़ से जैसे ही क्रॉस करती है, तभी से आने लगती हैं कुछ दिक्कतें। अब समझो यहां पर दिक्कतें क्या आएंगी। जैसे ही सरकार ने कुछ चीजों को यहां पर डिफाइन किया, मैं आपको बताऊं। देखो, सरचार्ज की मैं बात कर रहा था, सरचार्ज अप टू ₹50 लाख, कोई सरचार्ज नहीं। 50 लाख टू 1 करोड़, इक्वल टू 1 करोड़ भी कहाँ आएगा, इसी जगह पर आएगा, दैट विल बी आर 10% ऑफ सरचार्ज। ओके, अप टू फ्रॉम 1 करोड़ टू, अप टू 2 करोड़ रुपीज, 15% ऑफ सरचार्ज। बट यहां से कहानी शिफ्ट होती है, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू, रुपीज 5 करोड़, और अगर आपकी इनकम
5 करोड़ से ज्यादा है। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो सीधा सीधा 37% लगा सकते हो, और 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है तो 25% का क्या लगता है आपको सरचार्ज रेट लगता है। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है 25% का सरचार्ज, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% का सरचार्ज। बट इधर आता है ट्विस्ट, सरकार कहती है सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो, तो कहती है कि अगर आपके पास कुछ स्पेशल इनकम है, अगर आपके पास क्या है कुछ स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम मतलब क्या, डिविडेंड की इनकम है। अगर आपके पास 111 ए वाली इनकम है कुछ, 112 वाली इनकम है कुछ, 112 ए वाली इनकम है कुछ, तो वेट करो। ये क्या होती है डिविडेंड इनकम, आप जानते हो, आपने किसी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, वहां से कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, डिविडेंड इनकम। 111 ए क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, इससे इनकम आती है जिस पर आप एसटीटी पे करते हो। ठीक है, यहां क्या है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, नॉर्मल लैंड एंड बिल्डिंग का। पर यहां भी क्या है, ये 112 ए वाला क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो है, बट ये किसका है, जिस पर आप एसटीटी पे करते हो, यानी कि शेयर्स एंड सिक्योरिटी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो ये दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, और ये 112 यानी कि नॉर्मल वाला क्या है आपका, नॉर्मल वाला कैपिटल गेन्स है। अच्छा एक बात, अगर किसी को ये नहीं पता शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, 111 ए सेक्शन 112 ए, डोंट वरी, हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर में। अभी इस पर्टिकुलर थिंग के लिए आप समझ लेना, अगर आपके पास ऐसी कोई इनकम है तो आपके पास कुछ स्पेशल इनकम है सरकार के हिसाब से। और सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि ऐसी इनकम पर ना सरचार्ज का रेट कभी भी किसी भी हाल में 15% से क्रॉस ना करे। यानी कि यहां पर 15% पर सरकार ने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि एफ आई आई यानी कि आपके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो आए इंडिया में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में आए और ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारी स्टॉक मार्केट में लगाएं। तो जब सरकार इसको क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है, तो सरकार उनका फायदा देखेगी कि नहीं देखेगी, देखेगी। अगर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में और वो कुछ कैपिटल गेन कमाते हैं, ठीक है ना, शेयर्स में डाल के, वो कुछ डिविडेंड कमाते हैं, वो कुछ हमारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे वो लॉन्ग टर्म में कुछ पैसा कमाते हैं, तो सरकार चाहती है कि हम उन पर कम से कम टैक्सेस लगाएं, जिससे कि हम कम से कम टैक्सेस लगाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे देश में निवेश करेंगे, हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस वजह से सरकार चाहती है कि हम अपने देश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उनको टैक्स रेट दे दो कम। तो बेसिक टैक्स स्लैब कम दिए क्या, नहीं दिए, उन्होंने क्या किया, सरचार्ज में कर दी कटौती, सरचार्ज कर दिया कि हम मैक्सिमम सरचार्ज आपका 15% रखेंगे, चाहे आपकी 5 करोड़ से ऊपर इनकम चली जाए। वैसे देखो लॉजिकली देखो, अगर 5 करोड़ से इनकम ऊपर चली गई तो वैसे तो 37% का सरचार्ज लगना चाहिए था। बट अगर मेरे पास कोई स्पेशल इनकम है तो स्पेशल इनकम पर तो 15% का ही सरचार्ज लगेगा। अब देखो स्पेशल इनकम को हटा दो, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरी टोटल इनकम थी 10 लाख रुपीस। सपोज करो मेरी टोटल इनकम थी 10 करोड़ रुपीस, सॉरी 10 करोड़ रुपीस मेरी टोटल इनकम थी। इसमें से दो हिस्से थे मेरी टोटल इनकम के, दो हिस्से थे मेरी टोटल इनकम के। पहला हिस्सा बताना, पहला हिस्सा मेरी टोटल इनकम का था, ये मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। मेरा पहला हिस्सा, एक काम करो इसको है ना, चलो कोई बात नहीं अभी समझ लो। इसमें है ना मेरी स्पेशल इनकम जो थी वो आती है, सपोज करो 6 करोड़ रुपीस। अदर इनकम्स जो आती हैं मेरी, वो क्या होंगी, बैलेंस 4 करोड़ रुपीस। इस पर तो देखो किसी भी हाल में 15% से ज्यादा क्रॉस करना नहीं चाहिए, और मेरी स्पेशल इनकम है कितनी, 6 करोड़ रुपीस। 6 करोड़ यानी कि आना इस स्लैब में चाहिए ग्रेटर देन 5 करोड़। बट ऐसे तो 37% सरचार्ज लगना चाहिए था, बट हमने रिस्ट्रिक्ट कितना कर दिया, हमने स्पेशल इनकम पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया 15% सरचार्ज। तो इस पर तो देखो, इस पर तो 15% सरचार्ज ही लगेगा। बट बात आती है पता है इसकी, बात आती है इसकी, इस 4 करोड़ रुपीस पर कितना सरचार्ज लगना चाहिए। तो सरकार कहती है ये सेपरेट इनकम मानो, अदर इनकम। इस पर भी यही वाले स्लैब लगाकर देखो, 4 करोड़ रुपीस किधर आते हैं, 2 to 5 के बीच में, यानी कि 25% रेट है ना, तो इस पर क्या लगाओ, 25% का रेट लगाओ। बोलो ना, क्या दोनों में डिफरेंस समझ आया, दोनों को अलग अलग देखना है, दोनों को क्या देखना है, अलग अलग। अच्छा सपोज करो ना, एक और एग्जांपल दूं क्या मैं,
इसमें ना आपको एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा। इसमें जितनी एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करोगे ना उतना ही आपको आएगा मजा। इतनी बात समझ आती है क्या? सुनो ना, सुनो, इधर आओ। टोटल इनकम की बात करते हैं अब हम। अगेन बात कर लेते हैं, अगेन सेम करोड़, सेम 10 करोड़ रुपीज की मेरी टोटल इनकम है। अगेन सेम थिंग, स्पेशल इनकम और अदर इनकम। ठीक है। अब मैं स्पेशल इनकम की जब मैं बात करता हूं तो सपोज करो मेरी स्पेशल इनकम कितनी हो जाती है? मेरी स्पेशल इनकम रहती है सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपीस। ठीक है। और मेरी अदर इनकम कितनी हो जाती है? बैलेंस 8.5 करोड़ रुपीस। ठीक। बताना मेरी स्पेशल इनकम पर कितना परसेंट टैक्स लगना चाहिए? क्या मैं कह दूं सरचार्ज कितना परसेंट लगना चाहिए? क्या मैं कहूं 15%? अगर मैं कहता हूं 15% सरचार्ज लगना चाहिए, बताओ ना कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं? 15% सरचार्ज लगना चाहिए अगर मैं ये कहूं तो ये मेरी बात है गलत। 15% सरचार्ज मैं नहीं लगा सकता। बोलो ना कैसे नहीं लगा सकता सर, बताओ। अगर आप कहो कि मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा सिर्फ 15% पर, अरे भाई ये रिस्ट्रिक्शन है। पहले आपको चेक क्या करना है? प्रोसेस चेक करो। प्रोसेस क्या चेक करना है? मेरा ओरिजिनली लग कितना रहा है। मेरी देखो ना टोटल इनकम, मेरी देखो ना टोटल इनकम तो 10 करोड़ से ऊपर जा रही थी। अगर मेरी 10 करोड़ से ऊपर जा रही थी तो मेरे को सरचार्ज लगना चाहिए था 37%। बट स्पेशल इनकम पर तो मैक्सिमम कितना लग सकता है? 15%। तो पहले प्रोसेस चेक करो। डायरेक्टली 15 नहीं बोल सकते, आपको प्रोसेस चेक करना पड़ेगा। मैं इसका एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि आप डायरेक्टली 15% क्यों नहीं बोल सकते। ठीक है ना? तो अभी यहां पर 15 लगेगा बट प्रोसेस चेक करो। ठीक है ना? तो इधर आपको 15% लगेगा अगर मैं कहूं तो। जस्ट अ सेकेंड, इसको ना 15% करते हैं। ठीक है। अब आ जाओ दूसरे केस में। अदर इनकम पर कितना लगेगा? अब मुझे अदर इनकम सेपरेटली देखनी है। अदर इनकम मेरी किससे ज्यादा है? 5 करोड़ से ज्यादा है क्योंकि 8.5 करोड़ रुपीज है। तो यहां पर कितना लगने वाला है? यहां पर लगने वाला है मेरे पास पूरा का पूरा 37% का टैक्स रेट। 37% का पूरा टैक्स रेट। बोलो ना सरचार्ज रेट। बार बार मैं टैक्स रेट बोल रहा हूं पर आपको समझना क्या है? सरचार्ज रेट। जब भी मैं बोलूं टैक्स रेट, इस सिचुएशन में सरचार्ज रेट समझो। ठीक है। आ जाओ थर्ड सिचुएशन, थर्ड केस देखते हैं। इंटरेस्टिंग केस देता हूं थर्ड केस आपको। यहाँ कर लेते हैं। ठीक है चलो। एक सेकंड। यस, ये हटाते हैं। केस नंबर 3 लेकर आते हैं। टोटल इनकम मैं मान लेता हूं मेरी टोटल इनकम ही क्या है? 2 करोड़ रुपीज। मेरी टोटल इनकम ही कितनी है? 2 करोड़ रुपीज। मैंने कम कर दी अपनी टोटल इनकम, जिसमें से स्पेशल इनकम मेरी कितनी है? मेरी स्पेशल इनकम है कितनी? 70 लाख रुपीज। 70 लाख रुपीज की मेरी स्पेशल इनकम है। और मेरी अदर इनकम कितनी है? 1.3 करोड़ रुपीज। 1.3 करोड़ रुपीज। अब बताओ ना मेरी स्पेशल इनकम पर सरचार्ज रेट क्या लगने वाला है? अब कहो 15%। क्या आप कह पाओगे 15%? नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपको प्रोसेस चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी जो स्पेशल इनकम, वैसे तो देखो ना, वैसे मेरी टोटल इनकम क्या है? अप टू 2 करोड़ रुपीज है। यानी कि मेरी अप टू अगर 2 करोड़ रुपीज है, यानी कि मैं हूं ही किस वाली रेंज में? मैं तो हूं ही 15% वाली रेंज में ना। तो यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां तो मेरी स्पेशल इनकम हो, अदर इनकम हो, सब पर ही 15% से ही टैक्स लगने वाला है। 15% से ही सरचार्ज लगने वाला है क्योंकि मैं स्लैब किधर आ गया? मैं इधर वाली स्लैब में आ गया। मैं यहां तक वाली स्लैब में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत थी नहीं। दिक्कत तो यहां से आती है अब 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से ज्यादा हो तो दिक्कत आती है। तो अगर जैसे ही आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तब आपको चेक करना है कि स्पेशल कितनी है और अदर कितनी है। अगर 2 करोड़ से कम तक है, 2 करोड़ के अंदर ही अंदर है, तब क्या आप ये स्पेशल और अदर इनकम का बाइफरकेशन लोगे क्या? नहीं लोगे। तो स्पेशल इनकम का बाइफरकेशन कब चाहिए? जब आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। टोटल इनकम आपकी किससे हो जाती है? 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। तो आपको इसका बेनिफिट लेना पड़ेगा, आपको इससे बात करनी पड़ेगी, आपको इसको प्रोविजन को समझना पड़ेगा, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। बोलो ना। एक और एग्जांपल ले लूं क्या मैं जल्दी से? बोलू। चलो एक और एग्जांपल ले लूं, छोटा सा एग्जांपल, इसे समझ आ जाएगा आप लोगों को। हम जस्ट इसी को उठा के नीचे लेके चलते हैं।
सॉरी, इसको क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड। यस, आ जाओ। इसको है, इसको चलो एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। इसका जवाब आप लोग दोगे, ठीक है? मैं इनकम हटा रहा हूँ, ये सारी हम ये सब दिखाते हैं। चलो सपोज करो मेरी टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम है मेरी 7 करोड़। मेरी अदर इनकम कितनी है? 4 करोड़। स्पेशल इनकम कितनी है? 3 करोड़। बताओ जी। या एक काम करो, जस्ट अ सेकेंड, एक काम करो, इसको करो 6 करोड़। अच्छा सा एग्जांपल देता ना, और इसको करो 1 करोड़। हाँ जी। अब बताओ, आपकी टोटल इनकम है 7 करोड़ रुपीज, स्पेशल इनकम 1 करोड़, और आपकी अदर इनकम कितनी है? 6 करोड़ रुपीज। अब जल्दी से बताओ, जैसे ही मैंने देखा कि मेरी इनकम एक्सीड कर जाती है 5 करोड़ रुपीज को, वैसे तो लगना चाहिए था 37% का सरचार्ज। वैसे क्या लगना चाहिए था? 37% का सरचार्ज। बट क्या मैं 37% का सरचार्ज लगा सकता हूँ क्या? नहीं लगा सकता। अब मुझे रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, और मैं कहूंगा स्पेशल इनकम है मेरी, तो उस पर तो सिर्फ और सिर्फ 15% का सरचार्ज लग सकता है। तो मैंने स्पेशल इनकम पर सरचार्ज लगाया कितना? 15% का। बोलो ना, क्या ये वाली बात समझ आती है? और अदर इनकम अब देखो, अदर इनकम किस स्लैब में है? अदर इनकम मेरी ग्रेटर देन 5% के स्लैब में है, ग्रेटर देन 5% के स्लैब में है। तो यानी कि यहां पर 37% का मेरा सरचार्ज लग जाएगा। बोलो क्या आप लोगों को सरचार्ज के सारे कॉम्बिनेशन समझ आते हैं क्या? जल्दी से देखो ना क्या कहता है। अगर मेरी इनकम देखो, क्या पढ़ो अब इसे। अगर मेरी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, एंड इट इंक्लूड्स डिविडेंड, कैपिटल गेन अंडर 111A, 112A, 112, दैट इज द स्पेशल इनकम। तो जो स्पेशल इनकम पर सरचार्ज टैक्स होगा ना, वो तो मैक्सिमम 15% ही हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। बाकी बची हुई बैलेंस इनकम को चेक करो। क्या बैलेंस इनकम अप टू 2 करोड़ रुपीज है? अप टू 2 करोड़ पे देखो ना, 15% ही लगता था ना, 15%। अच्छा, 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ है। अच्छा, 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ पे कितना परसेंट लगता था? 25%। 25% लगाओ। अच्छा, बैलेंस इनकम ग्रेटर देन 5 करोड़ है, कितना लगता था? 37%। 37% लगाओ। समझे क्या? सरचार्ज का कॉन्सेप्ट समझे क्या? इजी, वेरी इजी, इजी पीजी। समझ आ गया? आगे बढ़ू? चलो, अब हम बात करते हैं टैक्स रेट्स फॉर द फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी। देखो ना, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ के आए थे? कल हमने क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स पढ़ लिए, एचयूएफ के पढ़ लिए, एओपी के पढ़ लिए, बीओआई के पढ़ लिए, एजेपी के पढ़ लिए। अब हमारे को किसके पढ़ने हैं? अब हमारे को पढ़ने हैं फर्म का, एलएलपी का, लोकल अथॉरिटी का। उसके बाद हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कर लेंगे, उसके बाद हम कंपनीज पर भी आ जाएंगे, और सब बहुत इजी है। कहता फर्म हो, एलएलपी हो, लोकल अथॉरिटी हो, हमें उन्हें देखना ही नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। हमें देखना ही नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। आप चाहे जो पैसा कमाओ, आपको 30% का सीधा सीधा सरचार्ज, आपको सीधा सीधा आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस पर सरचार्ज 12% का भी लगा देंगे, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से एक्सेड करती है तो। सीधा हमारे को स्लैब देखने ही नहीं है, स्लैब जैसा कुछ है ही नहीं। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से एक्सेड कर गई, तो आपके ऊपर टैक्स लगा दिया मैंने 30% का, और सरचार्ज लगा दिया मैंने 12% का। इसके ऊपर HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, वो तो एवरग्रीन है ही, वो तो लगना ही लगना है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से एक्सेड करती है, तो सरचार्ज रेट आपका 12% होता है, और आपका टैक्स रेट हो जाता है 30% इन केस ऑफ फर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटीज। नाउ कमिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में स्लैब आती है कि अगर आप इनकम अप टू 10,000 कमा रहे हो, तो 10% का रेट है। 10,000 टू 20,000 है तो 20%, एंड ग्रेटर देन 20,000 है तो 30%। यूजुअली द लीस्ट आस्क्ड और लीस्ट, अगर आपको कहीं भी जरूरत भी पड़ेगी ना, तो सबसे कम जरूरत आपको इसी टैक्स रेट की पड़ने वाली है, विच इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स रेट, विच इज रेयरली यूज्ड। इसका कोई
क्वेश्चन रेयरली ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। और सरचार्ज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल सेम होते हैं कंपनीज के सरचार्ज रेट जैसे। तो जैसे मैं कंपनीज के जो डोमेस्टिक कंपनीज वाले सरचार्ज रेट आपको पढ़ाऊंगा ना, तो सेम सरचार्ज रेट आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी अप्लाई करने हैं। तो आप पहले बताओ ना कि आपको टैक्स रेट फॉर द फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी समझ आया कि अगर 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी इनकम जाते हैं तो 30% की टैक्स रेट हो जाती है और 12% का सरचार्ज हो जाता है। बट अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो यहाँ स्लैब आते हैं 10,000 तक 10%, 10,000 टू 20,000 20%, और अबव देन 20,000 30% का स्लैब आ जाता है। और सरचार्ज रेट एज इट इज ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी इनके लिए भी अप्लाई हो जाते हैं। अब मैं कंपनीज की बात करूंगा। कंपनीज में मेरी दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी और दूसरी होती है फॉरेन कंपनी। देखो फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट्स है ना, आप मेजरली मेजरली आप कहां देखने वाले हो, नॉन रेसिडेंट चैप्टर में देखने वाले हो। देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड नॉन रेसिडेंट, इंटरनेशनल टैक्सेशन उनके पार्ट में आएगा नॉन रेसिडेंट, वहां पर आप मेजर डिस्कशन करोगे ऑफ द नॉन रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंपनीज। बट अगर मैं मोटा मोटा इधर की बात करूं जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर्स में है, तो अगर आपकी कोई कंपनी है विच इज अ डोमेस्टिक कंपनी, हमने देखो पर्सन की डेफिनेशन में कल याद करो, पर्सन की डेफिनेशन में हमने देखा था एक पर्सन कंपनी भी होता है, उसमें मैंने लिखा था इंडियन कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी। दोनों कंपनीज क्या होती है, कंपनीज होती है, दोनों कंपनीज क्या होती है, पर्सन होती है। तो अगर दोनों पर्सन है तो क्या दोनों से टैक्स लेना चाहिए क्या हमें, हाँ जी। तो उसके लिए टैक्स रेट भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि चार्जेबिलिटी सेक्शन क्या कहता था, टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन एट द रेट स्पेसिफाइड। टोटल इनकम हम निकाल लेंगे, समझ गए हम कैसे निकालते हैं। रेट स्पेसिफाइड तो बताओ एवरी पर्सन, पता चल गया एवरी पर्सन यानी कंपनी भी एक एवरी पर्सन में आती है, बट रेट तो बताओ किस रेट से निकाले। तो उन्होंने रेट बताया, कहता है सुनो, अगर टोटल टर्नओवर, अब इधर इनकम की बात नहीं कर सकते, कंपनी का टर्नओवर देखना पड़ेगा भाई, कंपनी बड़ी बड़ी चीज है तो उनकी टॉप लाइन देखते हैं, ठीक है ना। टॉप लाइन देखो यानी कि टोटल रेवेन्यू है या फिर ग्रॉस रिसीट्स है। अगर कब की, प्रीवियस ईयर 23 24 की देखनी है, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है 25 26, हमें 2 साल पीछे जाना है और देखना है क्या 2 साल पहले प्रीवियस ईयर 23 24 में क्या उनकी इनकम अप टू 4 करोड़ रुपीज थी। इनकम मतलब टॉप रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, द ग्रॉस रेवेन्यू, ओके, द टॉप लाइन हमें देखनी है। द टॉप लाइन ऑफ द फाइनेंशियल्स ऑफ दैट कंपनी, क्या उनका टोटल रेवेन्यू अप टू 400 करोड़ था। फिर क्या इस साल का देखना है, नहीं 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 नहीं, इस साल का नहीं देखना, इस साल का नहीं देखना, कब का देखना है, प्रीवियस ईयर 23 24 का देखना है। इस साल का देखोगे क्या, जी नहीं, इस साल का नहीं देखना, हमारे को प्रीवियस ईयर 23 24 का देखना है। और प्रीवियस ईयर 23 24 का क्या कहता है, अगर आपका टोटल टर्नओवर ऑफ द ग्रॉस रिसीट 400 करोड़ तक है तो 25% का सरचार्ज रेट लगेगा आपको। और अदर कंपनीज है यानी कि जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से क्रॉस कर रहा था, अदर कंपनीज है, तो आपका सरचार्ज कितना परसेंट, आपको ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 30% का। तो दो टैक्स स्लैब्स आती हैं इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। एक का टर्नओवर देखा जाता है, मेजर क्या होता है, टर्नओवर देखो क्या प्रीवियस ईयर 23 24 में क्या टर्नओवर 400 करोड़ तक था, अगर था तो क्या करना आपको 25% रेट। और अगर अदर कंपनीज है यानी कि जिनका क्रॉस कर रहा था 400 करोड़ से, वो हो जाता है 30% की टैक्स स्लैब में आते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं क्या, एक क्वेश्चन पूछूं क्या आप लोगों से, चलो जी आ जाओ कंपनीज की टैक्स रेट्स की बात करते हैं। एक काम करो ना, मैंने कहाँ से पढ़ाना शुरू किया आज, यहाँ से ना, तो इसको नाम दो ना लेक्चर 2, आप लोगों को देखने में आसानी होगी ना। लेक्चर 2 में हमने ये सब काम किया है, ठीक है। आ जाओ कंपनीज की बात करते हैं। अब मैं जब कंपनीज की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा कि अगर आपका प्रीवियस ईयर 23 24 में अगर आपका ग्रॉस रेवेन्यू कितना है, अप टू रुपीज 400 करोड़ तक है, तो आपको 25% का क्या लगने वाला है, टैक्स रेट लगने वाला है। और अदर कंपनीज पर क्या लगने वाला है, अदर कंपनीज पर 30% का टैक्स स्लैब लगने वाला है। एज सिंपल एज दैट, क्या मैंने यही वाली बात करी। अच्छा ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन प्रीवियस ईयर 25 26, आपके ही प्रीवियस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है, ठीक है। व्हाट विल बी द टैक्स रेट, what will be the tax rate, it is a domestic company, let me write it here, it is a domestic company, ओके। अब मुझे बताओ क्या इसका टैक्स रेट क्या होगा, टेल मी।
क्या मैं इसके ऊपर टैक्स रेट 25% लगाऊं या मैं इसके ऊपर टैक्स रेट 30% लगाऊं? बोलो ना बोलो, जल्दी बोलते चलो, समय नहीं है। 25% लगाऊं या फिर 30% लगाऊं? बोलो। जिन लोगों ने जवाब दिया 30% वो लोग गलत हैं, जिन लोगों ने जवाब दिया 25% वो लोग बिल्कुल सही है। क्यों सर? कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, देखो समझो, कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई? कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है इन द ईयर 25-26। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में तो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो उसका रेवेन्यू तो ऑब्वियसली 400 करोड़ से कम ही होगा ना, जीरो। उसका रेवेन्यू तो जीरो ही होगा ना, 400 करोड़ से तो कम ही होगा। इसलिए उनको रेट क्या मिली? 25% की। पर अगर कोई कंपनी पहले से ही इनकॉर्पोरेटेड थी और उसका रेवेन्यू जो ग्रॉस रेवेन्यू था 23-24 में वो 400 करोड़ को क्रॉस कर गया था, तो आपको 30% की स्लैब मिलेगी। और अगर क्रॉस नहीं किया, आप 400 करोड़ था, तो आपके लिए 25% की टैक्स स्लैब एप्लीकेबल है। समझे क्या? तो अब जो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही हैं उनके लिए क्या टैक्स स्लैब होगा? उनके लिए 25% का टैक्स स्लैब होगा। क्यों? क्योंकि उनका प्रीवियस ईयर 23-24 में तो रेवेन्यू जीरो रहा होगा ना, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ही नहीं थी। समझे? इतनी सी छोटी सी बात आप लोगों को क्या समझ आती है क्या? बताओ ना, क्या छोटी सी बात आपको समझ आ गई? चलो जी, अब हम फॉरेन कंपनीज की बात करते हैं। फॉरेन कंपनीज को मैं कहूंगा अभी के लिए कुछ शब्द ऐसे होंगे जो नहीं पल्ले पड़ेंगे, नहीं समझ आएंगे। एक बार उन्हें पढ़ना, कहना अच्छा ऐसा कुछ होता है, अच्छा हम समझ लेंगे, नॉन रेसिडेंट में सर समझा देंगे। अभी से मुझे समझना अच्छा ऐसे कुछ दो तीन शब्द होते हैं और इसमें टैक्स, इस पर बस टैक्स रेट इतना है, बस इतना याद रखना। समझ हम अच्छे से डिटेल में नॉन रेसिडेंट में लेंगे, ठीक है ना? फॉरेन कंपनीज की बात करो तो फॉरेन कंपनीज को जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम में रॉयल्टीज और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज से कुछ होते हैं। व्हाट इज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज? हमें नहीं पता। रॉयल्टी तब भी आपको थोड़ी बहुत कुछ पता होगी, बट फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मुझे नहीं पता। और वो एक अंडर द ऐसे एग्रीमेंट से होता है जो अप्रूव किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 1976 तक है, तो 50% का टैक्स रेट है। अगर वही एग्रीमेंट रॉयल्टी और एफटीएस के लिए वही एग्रीमेंट आफ्टर 1976 होता है और रॉयल्टी और एफटीएस तो 20% रेट है। हालांकि ये दोनों रेट यूजुअली आपके काम में नहीं आएंगे, यहाँ ये वाला रेट आपके काम में आ सकता है, नॉन रेसिडेंट में पड़ेंगे। बट बैलेंस मेजर आपको क्या याद रखना है? मेजर आपको एज अ ब्लैंकेट याद रखनी है कि फॉरेन कंपनीज पर बेसिकली 35% का टैक्स स्लैब है। आपको ये दो चीजें नहीं याद रखनी अभी के लिए, क्योंकि ये दोनों चीजें स्पेसिफिक हो जाती हैं, नॉन रेसिडेंट में देखेंगे। बट अगर आपसे कोई सिंपल इतना पूछे कि फॉरेन कंपनी पे कितना टैक्स रेट है, तो आप कहोगे 35% का टैक्स स्लैब है। यूजुअली ये पहले 40% भी होता था, अब इसको 35% कर दिया गया है। बोलो, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आती है? आपको ब्लैंकेट तरीके से बोला है 35%। अगर कोई इसमें डिटेल में जाए कि रॉयल्टी और एफटीएस इनकम है, अग्रीमेंट था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और 1976 से पहले का था, तो आप बोलोगे 50% है। फिर कहोगे रॉयल्टी और एफटीएस है, गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया है पर 1976 के बाद का है, तो कहोगे 20% टैक्स स्लैब है। बट क्या कोई और इनकम है, रॉयल्टी एफटीएस को छोड़ के कोई और इनकम है, ठीक, किसी भी तरह की किसी भी नेचर की इनकम हो सकती है, बस रॉयल्टी और एफटीएस नहीं है, ठीक है? तो बताओ फॉरेन कंपनी पे कितने परसेंट का टैक्स स्लैब है? वो है भैया आपका 35% का टैक्स स्लैब। समझ आता है कि आप लोगों को? तो बेसिकली याद रखना है 35% का टैक्स स्लैब याद रखना है। बाकी ये रॉयल्टी वाली चीजें तो हम आराम से एक बार नॉन रेसिडेंट में भी डिटेल में समझेंगे। बोलो ना, क्या ये वाली बात आपको समझ आती है? हाँ जी। अब मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ सरचार्ज की। सरचार्ज फॉर द कंपनीज की मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। सुनो, सरचार्ज फॉर द डोमेस्टिक कंपनी हो या फिर मैं बोलूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी यही है। अरे मैं अभी ऊपर पढ़ा के तो आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी देखो ना, सरचार्ज फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेम लाइक सरचार्ज ऑन द डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी पर जो सरचार्ज लग रहे हैं वही कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लगेंगे क्या? हाँ जी लगेंगे। तो यहीं चाहो तो आप ऊपर लिख सकते हो फॉर योर क्लैरिफिकेशन कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी सेम रेट लगता है जो डोमेस्टिक कंपनी में लगता है। क्या है, अगर आपका रेट 1 करोड़ से, सॉरी, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 10 करोड़ रुपीज है, तो 7% सरचार्ज लगता है डोमेस्टिक कंपनी पर फॉरेन कंपनी है, हमें पैसा चाहिए उनसे ज्यादा, तो हमने उधर कम किया था कि नहीं? सर स्पेशल इनकम पर भी रेट कम किया था कि नहीं किया था सरचार्ज का? तो हम कह रहे हैं फॉरेन कंपनी हम आपसे भी कम टैक्स ले रहे हैं, जाओ। क्यों कम टैक्स ले रहे हैं? अरे सुनो ना,
हम यहाँ पर तो 25% 30% टैक्स ले रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी से। हमने टैक्स रेट क्या किया, कम लिया, तो हमने इनसे सरचार्ज रेट ज्यादा ले लिए। पर यहाँ हम कह रहे हैं कि भैया आपसे तो बेसिकली हम टैक्स रेट ही ज्यादा ले रहे हैं, उनसे तो मैक्सिमम 30% ले रहे हैं। अब तो हर कंपनी से 25% लेंगे जो अब इनकॉर्पोरेट हो रही है, बट फॉरेन कंपनी से तो हम हमेशा 35% तो ले ही रहे हैं बेसिकली। तो उनके लिए सरचार्ज रेट कम कर दिया बस, क्योंकि आपका बेस बढ़ गया ना, जिस पर आप सरचार्ज लगाओगे वही बढ़ गया। अब तो हम कम सरचार्ज लगा के भी उतना ही पैसा कलेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हम कर सकते हैं। तो इसलिए बोला कि अगर 1 करोड़ से 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 10 करोड़ है, तो डोमेस्टिक कंपनी पर तो 7% का सरचार्ज लगता है, पर फॉरेन कंपनी पर सिर्फ 2% का सरचार्ज लगेगा। और अगर 10 करोड़ से ज्यादा मेरी टोटल इनकम है, तो डोमेस्टिक पर 12% का सरचार्ज है, तो फॉरेन पर सिर्फ और सिर्फ 5% का सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, समझाऊंगा, बट आई नो कि आप लोगों को एक बार ये सारी चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी क्या, यहां से सरचार्ज रेट से लेकर यहां तक जो आज हमने पढ़ा। क्या आप जल्दी से एक बार रिकॉल करोगे क्या? 2 मिनट का समय लो, क्या सब कुछ रिकॉल करोगे? उसके बाद पढ़ाने में आगे मजा आएगा ना। मैं अगर आज आपको पढ़ाता जाऊं पढ़ाता जाऊं पढ़ाता जाऊं और आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो, तो कोई फायदा है क्या? नहीं है। तो इससे अच्छा है जल्दी से इसको एक बार रिकॉल करोगे क्या, पढ़ो जल्दी से एक बार, क्विक इसको रिवाइज करो, 2 मिनट का समय लो। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड और हम कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ है क्या। ओके, जस्ट स्टडी दिस एंड लेट मी नो। यस, आगे बढ़े हम, बोलो, आगे बढ़े, आ जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ को समझते हैं। अब यहां पर मुझे आप लोगों का चाहिए फुल अटेंशन, पूरा का पूरा अटेंशन मुझे इस कॉन्सेप्ट पर चाहिए आप लोगों का। बहुत ध्यान से, मैं अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझाना चाह रहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ क्या है। अभी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है।
सपोज करो, एक एग्जाम्पल से ही शुरुआत करता हूं। सपोज करो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर श्याम। एज इनकी 85 ईयर्स है। ठीक है। ही इज अ नॉन रेसिडेंट। ठीक। इन्होंने पैसे कमाए 1 करोड़ 1 लाख रुपीस इंडिया में। इन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, यानी कि 115 BAC से ये क्या करना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि मैं ऑप्ट आउट कर लूं। अच्छा, इनकी अब बस मुझे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो क्या टैक्स लायबिलिटी? सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप इनकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर सकते हो क्या? अभी बस HEC मत देखना, अभी HEC बाद में देखेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बाद में लगाएंगे। अभी उसके अलावा क्या आप मुझे कंप्यूट करके बता सकते हो क्या इनकी टैक्स लायबिलिटी? बोलो ना। क्या मुझे इनकी टैक्स लायबिलिटी आप बता सकते हो क्या? 85 ईयर्स की एज के हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, पर नॉन रेसिडेंट हैं। कौन है? नॉन रेसिडेंट है। तो नॉन रेसिडेंट है तो 2.5 लाख वाली ही टैक्स स्लैब मिलेगी क्या? यस। तो कर दो नील। ठीक है। नेक्स्ट, 2.5 लाख, यानी कि 2.5 से लेकर 5 लाख रुपीस। कितनी परसेंट टैक्स स्लैब है? 5% की टैक्स स्लैब है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 5 लाख तक, नेक्स्ट 5 लाख तक 20% की टैक्स स्लैब है। और फिर ग्रेटर देन 10 लैक्स तक, ग्रेटर देन 10 लैक्स आपकी क्या हो जाती है? 30% की टैक्स स्लैब हो जाती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अच्छा जी। अच्छा, इनकी ये 1 करोड़ 1 लाख रुपीस पर इस टैक्स स्लैब से जल्दी से आप मेरे को टैक्स निकाल के बता सकते हो क्या कितना आता है? जल्दी से टैक्स निकाल के बताओगे कि कितना आता है? 28 42 500 आ रहा है क्या टैक्स? जल्दी से बताओ। क्या मेरे मेरे पास इसका टैक्स कितना आ रहा है? 28 42 500। करेक्ट? यस। ना। अच्छा सुनो ना, पर इसकी इनकम तो 1 करोड़ से ज्यादा है। इंडिविजुअल है पर इसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। और अगर मेरी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो टैक्स स्लैब में सरचार्ज जैसी कोई एक चीज आ जाती है, जो जस्ट अभी मैं पढ़ के आया। और सरचार्ज कितने परसेंट लग जाता है? जल्दी से बताओ ना। अगर मेरी 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है, यहाँ हो ना, अगर मेरी 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है, मेरे पास सरचार्ज कितने परसेंट का लगता है? बोलो ना। 15% का क्या सरचार्ज लग रहा है क्या? जल्दी से लगाओ ना इस पर भी 15% का सरचार्ज। अब मुझे फाइनल अमाउंट बताओ। इट विल कम टू 3268,875। बोलो, क्या आप लोगों का भी इतना ही आ रहा है? क्या आप लोगों का भी इतना ही आ रहा है? 3268,875। करेक्ट? हाँ जी, करेक्ट। अब एक बात सुनो, मेरे कहने पे एक और काम करोगे क्या? इन्हीं आदमी का, इन्हीं मिस्टर श्याम का कैलकुलेट करो ऑन 1 लाख रुपीस ऑफ इनकम। सपोज करो उनकी इनकम है 1 करोड़ रुपीस, सॉरी, 1 करोड़ रुपीस की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करो। सब कुछ रिमेनिंग एवरीथिंग सेम, जस्ट टैक्स कैलकुलेट करो। रिमेनिंग एवरीथिंग सेम। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे। कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी जल्दी। देखो क्या होगा। मैं कहूं अगर, तो इस पर अगर आप लगाओगे तो 28, दिस इज गोइंग टू बी 90 लाख मतलब 30% प्लस 500, विच विल बी अराउंड 28 लाख 12,500 प्लस सरचार्ज लगेगा इस बार। अब देखो ना, अप टू 1 करोड़ रुपीस की इनकम थी, तो सरचार्ज मेरे पास 10% का लगना चाहिए। तो 10% का सरचार्ज लगाओ, तो मेरी इनकम, मेरे पास टैक्स कितना आना चाहिए था? टैक्स इतना लगना चाहिए था, 30,93,750 का। बोलो ना, क्या अग्री करते हो क्या आप लोग? क्या इतने पे अग्री करते हो क्या आप लोग? अभी मैं HEC नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि HEC तो दोनों पे लगना है। वो तो कॉमन चीज है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। बताओ ना, क्या आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ आती है क्या? अब एक बात आप लोग क्या नोटिस कर पा रहे हो? क्या आप लोग फील कर पा रहे हो इस एक बात को? समझो, मेरी इनकम, वही इंडिविजुअल, सब कुछ वही। जैसी उनकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख पहुंचती है, 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 लाख पहुंच जाती है। टैक्स में देखो फर्क क्या आता है।
टैक्स 3,09,000 से लेकर 32,68,000 हो जाता है। यानी कि टैक्स में डिफरेंस बताओ ना, टैक्स इंक्रीज इन टैक्स बोलो ना, जल्दी से बताओ मुझे क्या बताना है आप लोगों को, इंक्रीज इन टैक्स, और फिर बताओगे आप इंक्रीज इन इनकम। मैं आपको बहुत टफ वाली चीज बता देता हूं कि इनकम कितने से इंक्रीज हुई है। इनकम इंक्रीज हुई है 1 लाख रुपीज से, 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 1 लाख हो गई। सबसे टफ चीज मैंने बता दी। अब जल्दी से आप बता दो कि इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ है। पहले मेरा टैक्स लगता 3,09,30,93,750। अब मेरा कितना लग रहा है 32,68,875। यानी कि मेरा इंक्रीज इन टैक्स क्या हो गया 1,75,125 का। क्या आपको ये अच्छा लग रहा है देखते हुए, बोलो ना, क्या आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है 175 125 ना? क्या आप लोगों को ये देखते हुए अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि मेरी इनकम सिर्फ बढ़ी, मेरी इनकम कितनी 1 लाख रुपीज से, पर मेरा टैक्स कितने से बढ़ गया 171,125। यानी कि मेरी इनकम से मतलब 75% ज्यादा तो मेरा टैक्स बढ़ गया। मेरी इनकम तो पूरी चली गई, उसमें मेरा 75% एक्स्ट्रा ले गया, यानी कि 175% का मेरा टैक्स हो गया भाई। समझ आ रहा है? कैसे हो गया? क्योंकि मेरी सरचार्ज रेट बदल गई, क्योंकि मेरी सरचार्ज रेट बदल गई। पहले कम सरचार्ज लग रहा था, मेरे ऊपर ज्यादा सरचार्ज लग रहा है। दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो सरकार यही देना चाहती है। सरकार कह रही है जो मार्जिनल डिफरेंस की वजह से आपकी इनकम जो थोड़े से बढ़ती है ना, उसकी वजह से एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट होती है कि जहां पे इंक्रीज इन इनकम हो जाती है, इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा हो जाता है। यानी कि आपकी इनकम इतने से नहीं बढ़ रही जितने से आपका टैक्स बढ़ जाता है। वो मार्जिनल जो रेंज होती है ना, बस हम उस मार्जिनल रेंज पर कुछ आपको रिलीफ देना चाहते हैं। ये हर केस में नहीं होगा, ये बस छोटे मोटे जो मार्जिनल केसेस होंगे ना, उन मार्जिनल केसेस में ही ये वाली सिचुएशन आएगी। ये 2 4 10 लाख में जो ऊपर नीचे होगा ना, सिर्फ उतने में आएगी। ये आपकी सिचुएशन 10 लाख 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ 70 लाख पर नहीं आएगी। ये बस ऐसे ही ये आपका 1 करोड़ 1 लाख पर ही आएगी, 1 करोड़ 2 2 लैक्स पर आ सकती है मैक्स टू मैक्स। ऐसी ऐसी चीजें चलेंगी। ठीक है, तो जो मार्जिनल डिफरेंस की वजह से आपकी देखो इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा इंक्रीज इन टैक्स हो गया। दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? फील करो ना दर्द को, तभी तो समझ आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। तो कहता है हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो सरकार कहती है हम भी आपके दर्द को समझते हैं, हमें भी आप ही से वोट्स लेने हैं। तो हम क्या करते हैं, एक काम करो, हम पे बहुत दिमाग है। तो सरकार कहती है पहला स्टेप तो आपका ये है कि आप अपनी इनकम पर क्या निकाल लो, टैक्स निकाल लो। दूसरा स्टेप ये है कि आप उससे पहले जस्ट उससे बगल वाली रेट देखो, स्लैब देखो कि आपकी क्या इनकम होनी चाहिए थी ओरिजिनली, अगर वो सरचार्ज का रेट नहीं बदलता तो, वो 1 लाख रुपए की इनकम की वजह से बस। ठीक है, तीसरा एक काम करो, जो आपकी जो सेकंड स्टेप में जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया ना, कितना टैक्स कैलकुलेट किया था ये 309,3750, 309,3750। सरकार कहती है एक काम करो, हमें तुम्हें दर्द किस बात से है? तुम्हें दर्द इस बात से कि मेरी इनकम 1 लाख से बढ़ी पर मेरा टैक्स 1,75,000 से बढ़ गया। आपको दर्द सिर्फ इस बात से है कि नहीं है? यस, मुझे दर्द इसी बात से है। सरकार कहते तो ठीक है ना, ज्यादा टैक्स देने पर ही तो दर्द हो रहा है ना, कि इनकम से ज्यादा टैक्स दे रहे हो, दर्द इसी बात का है ना। ठीक है छोड़ो, अपनी पूरी इनकम ही दे दो ना। इनकम से ज्यादा नहीं मांग रहे, अरे सुनो, इनकम से ज्यादा नहीं मांग रहे, इनकम जितना तो दे सकते हो ना, इनकम से ज्यादा नहीं मांग रहे। अब ये फेयर आपके लिए है नहीं है मुझे नहीं पता, सरकार के लिए फेयर है। देखो, आप लोगों ने लड़ाई करी थी कि मेरी इनकम से ज्यादा टैक्स ले रहे हो आप, जो गलत बात है। तो सरकार कह रही है ठीक है, इनकम जितना टैक्स दे दो। तो सरकार कहती है इतना टैक्स मुझे दे दो। तो 309 अरे 309,3750 प्लस 1 लाख, सरकार कह रही है मुझे 319,3750 का क्या दे दो, टैक्स दे दो। ठीक है, पहले आप टैक्स कितना दे रहे थे, हम आपसे टैक्स मांग रहे थे इतने का 3,268,875। अब देखो ना फोर्थ वाला पॉइंट क्या कहता है, हम आपसे मांग रहे थे 3,268,875 का टैक्स। अब हम आपसे ले कितना रहे हैं, सिर्फ 31,93,750 का। तो बैलेंस जो बची चीज है, यानी कि
3268,875, यानी कि ये बचा हुआ जो है 75,125 का, ये हमने आपको रिलीफ दे दिया। हमने आपको क्या दे दिया? रिलीफ दे दिया। और यही रिलीफ तो आप मांग रहे थे। आप यही तो कह रहे थे कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए से बढ़ी और मेरा टैक्स देखो 175 टू 125 से बढ़ गया। यानी कि आपको दर्द तो, आपको जो दर्द था ना, देखो समझो सरकार की बात, आपका दर्द ये 75,125 का ही तो दर्द था बस। तो सरकार ने उतने का ही आपको रिलीफ दे दिया। आ रहा है कि नहीं उतने का रिलीफ? सरकार क्या कहती है, अच्छा इतने का ही दर था ना, ठीक है, 1 करोड़ पे कितनी इनकम बनती थी बताओ ना, उस पर अपनी टोटल इनकम जोड़ दो, तो बचा हुआ डिफरेंस तो ऑब्वियसली यही आ जाएगा ना कि आपको इतने का ही तो रिलीफ दिया सरकार ने, घुमा के। बोलो ना, क्या आपको ये बात समझ आती है? तो सबसे पहला स्टेप, इसमें 4 स्टेप्स होंगे। इसको जब भी सॉल्व करना है मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को, आपको कैसे फॉलो करने हैं? 4 स्टेप फॉलो करोगे। और 4 स्टेप कैसे फॉलो करोगे? आप सबसे पहले लिखोगे जो टोटल इनकम है ना उसके हिसाब से टैक्स निकाल दो। याद रखना एचईसी मत ऐड करना, क्योंकि एचईसी 1 करोड़ पर भी ऐड होगा, एचईसी 1 करोड़ 1 लाख पर भी ऐड होगा, तो वो दोनों जगह ऐड हो रहा है, तो उसको इग्नोर करते हुए चलो, उसका कोई इंपैक्ट आने नहीं वाला मेरे सॉल्यूशन पर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, सरचार्ज रेट तक लेते हुए चलो। तो जो ओरिजिनल टैक्स इनकम थी, मेरे को सबसे पहले ओरिजिनल टैक्स पर निकालो। सेकेंडली फिर देखो मार्जिनल की वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है, तो मेरे को निकालना पड़ेगा। उससे पहले जो मेरी इनकम स्लैब थी 1 करोड़ वाली, उस पर क्या आ रहा था टैक्स, उस पर मैंने देख लिया। अब मेरे को दर्द हुआ कैसे कि इंक्रीज इन इनकम कम हो गई मेरे इंक्रीज इन टैक्स से, मेरा इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा हो गया, इंक्रीज इन इनकम मेरी कम हो गई, तो मुझे आ गया दर्द। तो अगर जब दर्द होता है तो सरकार कहती है अच्छा कोई बात नहीं, रोते नहीं है, पहले कितने टैक्स दे रहे थे? हम कह रहे पहले हम इतना टैक्स दे रहे थे, अच्छा तो ठीक है इसमें अपनी एडिशनल इनकम जोड़ दो। दर्द आपको 75,125 से तो था, नहीं ले रहे जाओ, तो आप हमारे को इतना ही टैक्स दे दो भाई, हम आपसे ज्यादा मांग ही नहीं रहे। तो जो बचा हुआ आपका वो 75,125 क्या हो गया? आपका रिलीफ हो गया। बोलो ना, हम आपसे पहले इतना मांग रहे थे ना, हम आपसे इतना नहीं मांग रहे, अब हम आपसे इतना ही मांग रहे हैं, इतना ही दे दो। तो बचा हुआ क्या हो गया? आपका रिलीफ का अमाउंट हो गया। बोलो, क्या क्लियर होता है क्या कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ? देखो ना, और ये हर इनकम पर आएगा। ये चाहे आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस हो, चाहे आपका कंपनी का केस हो, चाहे इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी फर्म एलएलपी, सबके केस पर एप्लीकेबल है, हर पर्सन के केस पर एप्लीकेबल है। चाहे आपकी इनकम 50 लाख है, 50 लाख से 51 लाख हो जाती है तो एप्लीकेबल है, 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 लाख हो जाती है तो एप्लीकेबल है, 2 करोड़ से 2 करोड़ 1 लाख हो जाते हैं तो एप्लीकेबल है, 5 करोड़ से 5 करोड़ 1 लाख हो जाते हैं तो एप्लीकेबल है, 10 करोड़ से 10 करोड़ 1 लाख हो जाते हैं तो एप्लीकेबल है, 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 लाख हो जाते हैं तो एप्लीकेबल है। हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। जो आपने यहाँ टैक्स स्लैब देखे ना, जो भी आपने यहाँ यहाँ टैक्स स्लैब देखे ना, ये सारे इंडिविजुअल्स के टैक्स स्लैब, ये सारे कंपनीज के टैक्स स्लैब, जहां जहां आपने ये टैक्स स्लैब्स देखे हैं उधर उधर ये काम करेगा। बोलो ना, क्या ये वाली बात समझ आती है? क्या आप ये पढ़ोगे क्या? इफ द इनकम, कहता है इफ इनकम एक्सीड 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई और एजीपी, क्योंकि इनके में ही तो सरचार्ज से 5 करोड़ से ऊपर तक लग जाता था। पर अगर कंपनी एलएलपी फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन पर सरचार्ज कब लगता था? जब 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर जाती थी। क्योंकि फर्म और एलएलपी पे 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड करोगे तो 30% का टैक्स और 12% का सरचार्ज था कि नहीं था? सेम चीज फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या था? याद करो, फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी सरचार्ज एज पर द डोमेस्टिक कंपनी लग रहा था कि नहीं लग रहा था? 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 10 करोड़ है तो 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। सेम एंड 10 करोड़ से ज्यादा है कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में तो वो लग जाएगा। और सरचार्ज इज अप्लाइड ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स रिजल्टिंग इन टैक्स इंक्रीज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इनकम। ये वाली बात समझ आती है क्या? रिजल्टिंग इन, देखो ना क्या कहता है, रिजल्टिंग इन टैक्स इंक्रीज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इनकम। ये वाली बात आप लोगों को ये वाली चीज से समझ आ गई क्या? समझ आ गई ना? इजी है। आ जाओ। To address this issue, the assessee shall get the relief in the increase in tax exceeded their increase in income. जो उसका relief है ना, increase in tax, the assessee shall get the relief if the increase in tax exceed करता है increase in income से, तो उसको relief मिलेगा। relief को किस तरह से करना है, हमने वही 4 स्टेप यहाँ लिखे हुए हैं। हमने कहा सेस के अलावा बात करेंगे पर सरचार्ज को ऐड करते हुए चलेंगे। वही चारों स्टेप यहाँ लिखे हुए हैं। पर क्वेश्चन की एक बात है जो आप लोगों को समझनी है, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो ना, सुनो ना, अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा जाती है इन द न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम कौन सी होती है? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाली। एक तो ओल्ड है और दूसरी बची एक अगर ओल्ड है तो दूसरी बची हुई क्या होगी?
न्यू ही तो होगी। तो जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है वो क्या है, न्यू टैक्स रेजिम है। उधर अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर जाती है तो कोई कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ है ही नहीं, क्योंकि वहां मैक्सिमम सरचार्ज ही 25% को ब्लॉक कर दिया गया है। देखो ना वहां अभी आपने जो 37% का जो रेट पढ़ा ना सरचार्ज का, ये आप पढ़ रहे हो जनरल जनरल टैक्स में, यानी कि आप कहां पढ़ रहे हो, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से पढ़ रहे हो। किसके हिसाब से पढ़ रहे हो, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से पढ़ रहे हो। पर जब आप 115 बीएसी में आओगे ना, तो देखो हमने यहां पर भी एक नोट लिखा था, यहां पर कहा गया, कहाँ क्या कहाँ क्या कहाँ क्या, यहाँ भी अंडर देखो ना, यहाँ पर बेसिक वाले में भी हमने यहाँ लिखा था कि जब हम 115 बीएससी करेंगे ना, तो वहां पर हमने मैक्सिमम रेट को ही 25% पर छोड़ दिया है, यानी सरचार्ज का रेट 37% वहां पे जाएगा ही नहीं, वहां पर ब्लॉक कर दिया। आपकी 2 करोड़ से ऊपर इनकम है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 25% का सरचार्ज लगेगा, हम 37% का सरचार्ज वहां ले ही नहीं रहे। मैंने वहां भी बताया था आपको 115 बीएससी में कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम लाने का मतलब क्या था, हम रेट कम ले लेंगे पर कोई डिडक्शन आपको नहीं देंगे। तो सरचार्ज का भी रेट कम कर दिया वहां, वो कहता है 25% का ही आपको मैक्सिमम सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। समझे क्या, समझे। और यही वाली बात वो कह रहा है कि अगर आप 5 करोड़ से ऊपर जाते हो तो यूजुअली तो वैसे 37% लगना चाहिए था ना, बट अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो, यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, यानी कि 115 बीएसी, तो आपको मैक्सिमम सरचार्ज ही 25% है। अगर जब आपसे आप 25% का ही मैक्सिमम सरचार्ज ले रहे हैं, तो फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ आएगा कैसे, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ आएगा ही कैसे, अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। अच्छा अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो वहां भी आएगा, वहां न्यू टैक्स रेजिम में मार्जिनल रिलीफ आ सकता है। बट क्या 5 करोड़ से ऊपर में मार्जिनल रिलीफ लोगे क्या, अरे ले ही नहीं सकते ना। देखो ना, सपोज करो 5 करोड़ की मेरी इनकम थी, कितना परसेंट टैक्स लग रहा होगा मेरे ऊपर, सरचार्ज लग रहा होगा मेरे ऊपर 25% का। मैं कह रहा हूं मेरी 5.01 करोड़ की मेरी और इनकम हो गई, बताओ ना अब मेरा क्या, क्या मेरा 37% सरचार्ज लग रहा होगा, नहीं लग रहा ना। लगेगा ही कितना, 25%। अरे पहले भी 25 लग रहा था, अभी भी 25 लग रहा है, तो क्या इंक्रीज इन इनकम क्या ज्यादा हो कम हो सकती है विद द इंक्रीज ऑफ टैक्स, नहीं हो सकती ना। यहाँ इंक्रीज ऑफ इनकम कम क्यों थी, इंक्रीज ऑफ टैक्स ज्यादा क्यों था, क्योंकि सरचार्ज का रेट बदल रहा था, सरचार्ज का रेट बदल रहा था। यहां तो सरचार्ज का रेट ही नहीं बदल रहा, पहले भी 25 था, अभी भी 25 है। तो क्या वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ आ पाएगा क्या, वहां कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ पिक्चर में नहीं आ पाएगा। बट कहां आ पाएगा, अगर मेरी इनकम पहले 2 करोड़ थी, अब मेरी 2.1 करोड़ हो गई है, तो पहले मेरे ऊपर टैक्स कितना लग रहा होगा, पहले मेरे ऊपर 15% लग रहा होगा, अब मेरे ऊपर 25% का टैक्स लग आ रहा होगा। तो यहां पर देखो ना सरचार्ज रेट बदल रहे हैं, तो यहां पर भी अंडर न्यू टैक्स रिजीम क्या एप्लीकेबल हो पाएगा, क्या मार्जिनल रिलीफ, 100% हो पाएगा। उन्होंने इसलिए तो लिखा ऑन इनकम अबव 5 करोड़, उससे नीचे वालों की बात नहीं करी, क्योंकि उसके नीचे वालों पर तो मार्जिनल रिलीफ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बट अप टू जब आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर जाएगी, तब तो हमने मैक्सिमम सरचार्ज रेट ही आपका 25% ब्लॉक कर दिया है, तो आपकी सरचार्ज रेट बदली ही नहीं। जब आपकी सरचार्ज रेट बदली ही नहीं, तब आपको कोई और एडिशनल आपको मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या, तब आपको मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो ना, क्या आप लोगों को ये वाली बात भी समझ आ जाती है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ आपको समझ आ गया क्या, बताओ। इजी था, बहुत इजी था। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, हाँ जी। आ जाओ जी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट की बात कर लेते हैं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है देखो, चाहे मैंने कही हो कि 4 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना है अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, चाहे मैं कह रहा हूं कि मुझे 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना अंडर द जनरल रिजीम, मुझे 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना, मुझे 5 लाख तक टैक्स नहीं देना, क्योंकि ये सब क्या है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, फिर भी मेरा पेट इतने से कहां भरेगा। हम जैसे लोगों का, मतलब नॉर्मल लोगों का पेट इतने से कहां भरेगा, 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। सरकार कहती है अरे रुको ना, इसके भी ऊपर हम बेनिफिट देंगे आपको, इसके भी ऊपर हम बेनिफिट देंगे। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख, अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, 25 लाख से ऊपर है, तो भी आप वो स्लैब तो फॉलो करोगे। बट अगर आपकी इनकम सिर्फ अप टू कुछ इनकम है, हम बताएंगे वो कितनी इनकम, अगर आप सिर्फ इतना ही कमा रहे हो ना, तो हमें आपसे टैक्स चाहिए नहीं, जा छोड़ दिया, आपको माफ किया। मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में तो यही बोला था कि अगर आप 2,50,000 तक कमा रहे हो तो हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए आपसे। हाँ सरकार कह रही है अगर आप चाहे कितना भी कमाओ, देखो ना उसका क्या था, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का मतलब क्या है, अगर जैसे कि मैं कहूं, सपोज करूं ना, अगर मैं कहूं कि मेरी इनकम कितनी है, 10 लाख रुपीज, सपोज करो मेरी इनकम में, क्या कह रहा हूं, मेरी इनकम है 10 लाख रुपीज,
तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का क्या मतलब है? वो कह रहा है कि 2.5 लाख तक तो मैं कोई टैक्स लूंगा ही नहीं। बैलेंस पर क्या, नेक्स्ट 2.5 लाख पर मैं क्या लूंगा, 5% का टैक्स लूंगा। फिर नेक्स्ट 5 लाख पर मैं 20% का लूंगा, और अब अप टू 10 लाख, यहाँ तक हमारा खत्म हो जाएगा 10 लाख रुपीज, तो यहाँ पर टैक्स लेना पड़ेगा। पर सरकार कहती है एक सेकेंड रुको ना। अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपीज तक है, सपोज करो मेरी इनकम क्या है, 7 लाख रुपीज तक है, 7 लाख भी छोड़ो, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 लाख भी छोड़ो, अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए तक है, अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो जनरल स्लैब के हिसाब से, अगर मैं स्लैब के हिसाब से जाऊं, तो 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं लगने वाला था, और नेक्स्ट 2.5 लाख को मुझे 5% का टैक्स देना चाहिए था, तो मेरा टैक्स आना चाहिए था 12,500 रुपए। आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? सरकार इस 12,500 को भी माफ करना चाहती है अब। कहते कि हमें चाहिए ही नहीं। तो जो टैक्स लग रहा था, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के हिसाब से भी टैक्स लग रहा था, सरकार उसके ऊपर भी आपको बेनिफिट देना चाह रही है। और सरकार कहते हैं सुनो ना, हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। एक क्या कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं? रिबेट का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। पर सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात, बेनिफिट दे रहे हैं, हमें वोट किससे चाहिए? देखो, बेनिफिट दे रहे हैं तो वोट किससे चाहिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट दिमाग में याद डालो, वोट किससे चाहिए? वोट चाहिए हम जैसे आम जनता से, जो देश के नागरिक हैं, जो वोट देंगे। वोट वही दे सकते हैं ना जो देश के नागरिक और 18 साल से ऊपर है। हाँ, तो सरकार भी कहती है ये भी हम सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट किसको देंगे? वो इंडिविजुअल्स को जो रेसिडेंट है इंडिया में। कंपनीज को देंगे क्या? कंपनीज को देंगे क्या? अरे कंपनीज थोड़ी ना वोट डालती हैं। वोट कौन डालता है? इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल रेसिडेंट को देंगे, नॉन रेसिडेंट को नहीं देंगे। वो थोड़ी ना आएंगे वोट डालने हमारे यहाँ। हमारे को सरकार चलानी है अपनी, तो हम बेनिफिट किसको देंगे? सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को देंगे। समझे क्या? याद रहेगा कि रिबेट का कॉन्सेप्ट किसको एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को है, नॉन रेसिडेंट्स को नहीं है, और कोई और पर्सन को भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल है। बोलो ना, क्या ये वाली बात समझ आई? हाँ जी। तो अब समझे कि ओवर एंड अब एज पर द बेसिक स्लैब रेट भी मेरे पास टैक्स लग रहा था, पर सरकार कहती है ऐसे कैसे लगने देंगे, हमें आपसे वोट चाहिए ना। कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या, सरकार कहती है सुनो, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के प्राणी हो, यानी कि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट किया था, और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सुनो ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात नहीं है 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाना, ठीक है ना? 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब तो 5 लाख है, तो आपको पूरी की पूरी रिबेट 12,500 की मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 12,500 रुपए ही आपका टैक्स बन रहा था। तो आपको पूरे की पूरे की रिबेट दे दी, जाओ, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सब माफ कर दिया हमने, जीरो कर दिया। अब आपको कोई टैक्स देने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। ठीक है। पर 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा कमाया ना, तो इस स्लैब के हिसाब से आ जाना, इस स्लैब के हिसाब से चलने लग जाना सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्होंने बोला कि आपकी जो इनकम है ना, आपकी जो टोटल इनकम है, वो अप टू 5 लाख रुपीज होनी चाहिए। जैसे ही 1 रुपया भी बढ़ गया तो कंडीशन ऑफ रिबेट खत्म, अब आपको रिबेट मिलने ही नहीं वाली। रिबेट का प्रोविजन ही क्या है कि आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपए होनी चाहिए बस। 5 लाख से ज्यादा जैसे ही क्रॉस करेगी, अब आप गए यहां से। अब आपको यहां से कोई रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बोलो ना, क्या ये बात समझ आती है? और यही बात हमने क्या कहा था, 115 BAC में सरकार आपको बेनिफिट देना चाहती है, रेट कम करना चाहती है, पर आप आओ तो हम आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं देंगे, कोई डिडक्शन नहीं देंगे, रेट भी कम कर देंगे। सरकार उधर और मेहरबान हो गई। वहां पर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पता है कितने की थी? 4 लाख रुपए की। याद करो, 4 लाख तक जीरो था टैक्स, पर सरकार कहती है वेट, आप लोगों के लिए अमेंडमेंट है, मतलब ये फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए आया है। इससे पहले ये इतना नहीं था, ये 7 लाख रुपीज था बस। अब कहती है सरकार 12 लाख रुपए तक मत दो टैक्स। यानी कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है, तो आपके ऊपर टैक्स एज पर द न्यू टैक्स रिजीम दैट इज 115 BAC 60,000 रुपीज बन रहा था। सरकार कह रही है मैं पूरा 60,000 का रिबेट दे रही हूँ, पूरे 60,000 का रिबेट दे रही हूँ, जाओ, मुझे टैक्स चाहिए नहीं, पर आपकी इनकम 12 लाख तक होनी चाहिए। 12 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हुई तो आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं है, फिर आपको स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा। रिबेट कब एप्लीकेबल है? जब आपकी इनकम ही 12 लाख तक है, टोटल इनकम ही 12 लाख तक है। ग्रॉस टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिडक्शन ले लो, टोटल इनकम की बात करूंगा बस मैं। ग्रॉस टोटल इनकम की कोई बात नहीं करता। पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं ग्रॉस टोटल इनकम की बात नहीं होगी, एक आध जगह को छोड़ के। हर जगह क्या होगी? टोटल इनकम की बात होगी। तो टोटल इनकम ही ध्यान में रखना। और कहता है टोटल इनकम अगर 12 लाख तक है, तो 60,000 रुपए की आपको रिबेट। और टोटल इनकम अगर आपकी 12 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है, तो भूल जाना भैया इस वाली बात को, कोई रिबेट नहीं है। फिर जाओ पूरा कैलकुलेट करो, और फिर जो टैक्स आ रहा हो वो हमारे को टैक्स देते हुए चलो। बट इंपॉर्टेंट इज दिस कि 12 लाख रुपए पहले कमाने को तो मिले।
देश में इतनी बेरोजगारी है कि 12 लाख रुपए कमाने को ही नहीं मिल रहे, आधे से ज्यादा लोग 5 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे, बट फिर भी सबका साथ सबका विकास, है ना, अपनी अपनी जेब भरो, बस यही चल रहा है इस देश में। तो आ जाओ आगे की बात करते हैं। तो आपको रिबेट का कॉन्सेप्ट समझ आया, और रिबेट आपको एक सेक्शन में मिलता है, सेक्शन नंबर 87A। और ये इतनी बार आप बोलोगे, इतनी बार आपने बोल चुके होंगे कि ये आपको याद ऑलरेडी भी होगा, और नहीं है तो ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा ड्यूरिंग द क्लासेस की सेक्शन नंबर 87A रिबेट का सेक्शन होता है। बोलो क्या याद हुआ? नहीं हुआ? हो जाएगा ड्यूरिंग द क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऑलरेडी याद है तो वेरी वेरी गुड। बोलो ना, क्या रिबेट की बात आई? अच्छा, इस रिबेट में भी एक कॉन्सेप्ट है, अभी हम पढ़कर आए द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। सुन, समझो समझो समझो, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ अभी जो हम समझ के आए ना, वो बताओ ना किस पर लग रहा था? वो लग रहा था सरचार्ज वाले केसेस पर। वो किस पर लग रहा था? सरचार्ज वाले केसेस पर लग रहा था। रिचार्ज के रेट बदलते थे तो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ लगाता था कि नहीं लगाता था? लगाता था। बट देखो ना, यहाँ पता है रिबेट के केस में भी एक प्रॉब्लम है। रिबेट के केस में भी सरकार एक्स्ट्रा बेनिफिट दी, मतलब आप समझो न्यू टैक्स रिजीम में सरकार कितने बेनिफिट दे रही है आपको। पहले आपको रिबेट, पहले तो देखो सरचार्ज का रेट 25% तक ही रोक दिया, 37 भी नहीं दिया, 25% तक ही सरचार्ज लगे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद रिबेट भी देखो, ओल्ड टैक्स रिजीम में से 5 लाख रुपए तक की मिलती थी, न्यू में 12 लाख तक रिबेट कर दी। इसके ऊपर भी और सुनो, और बेनिफिट सुनो, अरे ले जाओ आज बेनिफिट तो। दूसरा पता, तीसरा बेनिफिट क्या दिया सरकार ने? सरकार कहती है न्यू टैक्स रिजीम में हो तो रिबेट के केस में भी आप हमसे मार्जिनल रिलीफ ले लो। अरे अरे अरे, क्या बोला मैं? कुछ बोला मैं? अच्छा अच्छा, सुनो ना, दोबारा सुनो। अभी तक हम कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ पढ़ के आए इन द केस ऑफ सरचार्ज, कि सरचार्ज के रेट बदल रहे थे, उस वजह से मार्जिनल रिलीफ सरकार हमें दे रही थी। बट यहां पे पता है आपको, न्यू टैक्स रिजीम में, यानी कि जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, यानी कि जो 115BAC वाली टैक्स रिजीम है, उसमें सरकार क्या कह रही है? रिबेट की वजह से भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको बताऊं, समझो ना, मेरी बात समझो, आ जाओ जल्दी से। बहुत इंटरेस्टिंग है टैक्स, मजा आएगा अगर डिटेल में एक एक चीज समझते चलो तो बहुत मजेदार है पूरा टैक्स। समझो, मैं रिबेट की बात करता हूं, और रिबेट में बात कर रहा हूं 115BAC वाले केसेस में, 115BAC वाले केसेस में। तो समझो, मैं कह रहा हूं कि रिबेट, अगर मेरी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो मेरा टैक्स बनता है 60,000 रुपीज। ये पूरा का पूरा मुझे को रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 87A। बोलो ना, क्या मैंने यही वाली बात करी क्या? सपोज करो मेरी इनकम 12 लाख 1 हजार रुपए है। क्या आप मेरा टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो क्या? जल्दी से बोलो ना। यहां तो अगर मेरी इनकम 12 लाख रुपए है तो भैया देखो मेरा टैक्स हो जाएगा 0। तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना, मेरे को तो रिबेट मिल जानी है 87A की। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, मेरी इनकम 12 लाख 1 हजार रुपए है, मेरी इनकम, जल्दी से बोलो, चलो जल्दी से, मैं टैक्स स्लैब लिख दूं क्या आप लोगों के लिए? निकालोगे क्या? 4 लाख तक 0%, नेक्स्ट 4 लाख 5%, नेक्स्ट 4 लाख कितना हो गया आपका? 10%। कितना हो गया? ये 12 लाख तो हो गए, 12 लाख। नेक्स्ट 4 लाख कितना होगा? 15%। जल्दी से निकालो, इस पर निकालो क्या स्लैब आती है। 4 लाख पर 5%, 20 हजार। फिर 4 लाख पर 10 हजार, 10%, 40 हजार। अब 12 लाख तो क्रॉस हो गया तो 1 हजार ही बचा, 1 हजार पर 15%, 150। यानी कि सुनो ना, सुनो, मेरी अगर इनकम 12 लाख रुपए होती तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। मेरी इनकम कितने से बढ़ी? 1 हजार रुपए से बढ़ी, और मेरा टैक्स कितना बन गया? 6150। वाह, 1 हजार रुपए से इनकम बढ़ती है और टैक्स 6150 से बढ़ जाता है। समझ रहे हो दर्द? रिबेट के केस में भी दर्द समझ रहे हो क्या? तो सरकार कहती है यहां भी हम रिबेट के केस में मार्जिनल रिलीफ आपको प्रोवाइड करेंगे। बोलो ना, क्या यहां भी सरकार आपको बेनिफिट दे रही है क्या? जल्दी से बोलो, क्या यहां भी सरकार आपको बेनिफिट दे रही है क्या? डन, क्लियर। तो यहां भी आपको सरकार क्या देती है? बेनिफिट आपको देती है। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ की भी बात आप करोगे तो यहां पर आप मार्जिनल रिलीफ की भी बात कर सकते हो, और क्या मिलेगा?
टैक्स पेबल देखो ना, जो आपको टैक्स पेबल था उसमें से टोटल इनकम माइनस 12 लाख कर दो, यानी कि जो 12 देखो ना, टैक्स पेबल मेरी क्या थी, मेरी टैक्स पेबल आ रही थी 6125, सॉरी 6150, ओ सॉरी 6150, सरकार कह रही है देखो 6150 आ रही थी, हाँ टैक्स पेबल था, इसमें से माइनस और टोटल इनकम क्या थी, 12,01,000 माइनस 12 लाख, तो सरकार आपको क्या कह रही है, इसमें से मैं 1,000 रुपए का बेनिफिट आपको दे दूंगी, तो सरकार आपको कह रही है आप 59,150 ही दे देना, चलो सरकार आपसे वो 1,000 रुपए आपका छोड़ रही है। समझ आ रहा है क्या? बोलो ना। मार्जिन रिलीफ चाहे छोटा मोटा है पर मिल रहा है, पर ये क्या ये लॉ उसमें भी मिल रहा है क्या? बोलो ना, क्या उसमें भी मिल पा रहा है क्या? ओल्ड में मिल पा रहा है क्या रिलीफ? ओल्ड में तो मिल ही नहीं पा रहा। अरे ओल्ड में तो मिल ही नहीं पा रहा, जहां मिल पा रहा है वो क्या मिल पा रहा है, मिल पा रहा है तो न्यू में मिल पा रहा है, चाहे 2 रुपए का भी मिल रहा है, मिले तो न्यू में ना, तो सरकार ने आपको बेनिफिट दिया, समझे क्या? और रिबेट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द टैक्स पेबल अंडर 111A 112A एट द रेट स्पेसिफाइड इन 12.5%। अगर आपकी इनकम में कोई 111A 112A वाली इनकम आती है, यानी कि स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम आ जाती है जिस पर आप ऑलरेडी टैक्स 12.5% कर देते हो, यानी कि लोएस्ट रेट पर आप टैक्स दे रहे हो, तो उस पर तो आप रिबेट की बात ही मत करना, उस पर कोई रिबेट एप्लीकेबल नहीं होती है। अंडरस्टूड? इस पर बहुत सारे केस लॉ भी हुए थे, बहुत बहुत बवाल भी हुआ था कि 112A वाले पर तो लिखा था कि आपको रिबेट नहीं, आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर 111A पर कुछ नहीं लिखा था कि आपको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई केस लॉज हुए, कई बहुत जगह लड़ाई चली, फिर बाद में सरकार ने बोल ही दिया कि 111A पर भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, लोग लिए जा रहे थे क्योंकि लिखा नहीं था 111A में, सरकार को एकदम से सपना आया, हमेशा कभी नहीं करती थी, पिछले साल सब, पिछले से पिछले साल सबके नोटिस खोल दिए कि 111A पर आपने कैसे रिबेट ले ली, अरे भाई आपका ही सिस्टम अलाउ कर रहा था, आपका ही सिस्टम नहीं रोक रहा था, मैं तो इसलिए हमने ले ली, पर सरकार को याद है, आ रही ये तो गलत हो रहा है, 112A पे मना किया हमने, 111A पे मना ही नहीं किया, तो सरकार आई पिछले साल और बोल दिया अरे भाई 111A पे भी नहीं मिलेगा, पिछले आपके बजट में ही बोला है। समझे क्या ये वाली बात भी? क्या आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट और रिबेट भी समझ आ गया क्या? और ये किस पर मिलता है? सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम पर मिलता है, सब पर नहीं मिलेगा। क्या ये वाली बात भी आपको समझ आती है क्या? बोलो। इजी है? टफ है कुछ भी? कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा, HEC मैंने आपको बता दिया क्या, हर बार आपको माउथ फ्रेशनर तो सरकार को देना ही पड़ेगा, सरकार चाहे कितना भी टैक्स खा ले, कितना भी पैसा आपसे मांग ले, कितना भी कुछ भी कर ले, उसको फिर भी माउथ फ्रेशनर तो आपको चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे वो आपसे टैक्स ले ले, चाहे आपसे वो क्या करे, चाहे वो आपसे सरचार्ज ले ले, सब कुछ कर ले, उसके बाद आपको स्वाहा तो बोलना ही पड़ेगा, आहुति तो लास्ट में देनी ही पड़ेगी, और आपको 4% का आपको HEC देना ही देना पड़ेगा सरकार उसको, सरकार को, दैट इज ऑफ 4% ऑफ द टैक्स, यानी टैक्स में आप सरचार्ज ऐड करोगे, सरचार्ज के बाद ऊपर से उसको 4% का स्वाहा और करोगे। समझ आती है क्या ये वाली बात भी? क्या ये वाली बात भी आप लोगों को क्लियर हो जाती है क्या? बहुत इजी थी क्या? कोई डिफरेंस था? नहीं। दूसरी बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। आप जो अपनी टोटल इनकम निकालोगे और आप जो अपनी टैक्स पेबल निकालोगे, आप जो टोटल इनकम, अरे देखो ना यहाँ ये दो चीजों की बात कर रहा हूं मैं, और कोई बात नहीं, मैं ग्रॉस टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं टोटल इनकम, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, टोटल इनकम की बात कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं टैक्स पेबल की। ये दोनों इन द मल्टीपल ऑफ 10, इन द मल्टीपल ऑफ 10 क्या होते हैं, राउंड ऑफ होते हैं, इन द मल्टीपल ऑफ 10 राउंड ऑफ होते हैं। अगर सपोज करो, अगर अगर चलो आ जाओ ना, मैं नीचे ही बात कर लेता हूँ आप लोगों से, मैं नीचे ही आप लोगों से बात करता हूँ, राउंड ऑफ की बात कर देता हूँ। अगर मेरी सपोज करो इनकम है 28, या फिर टैक्स लायबिलिटी आ रही है 28,560, इसमें तो कोई राउंड ऑफ करने की जरूरत है क्या? कोई राउंड ऑफ की नहीं है। अगर मेरी इनकम आ रही है 28,564, बताओ क्या राउंड ऑफ होगा? 28,565 क्या राउंड ऑफ होगा? 28,566 क्या राउंड ऑफ होगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। यहाँ तो नो राउंड ऑफ, वेरी गुड, यहाँ तो ऑलरेडी इन मल्टीपल ऑफ 10 ही है। यहाँ बोलो, अगर कहते हैं 5 या 5 से कम है, नहीं 5 से कम है, 5 से कम है, तो क्या करना होता है आपको? लोअर साइड राउंड ऑफ करते हो कि अपर साइड राउंड ऑफ करते हो? लोअर साइड राउंड ऑफ करना है, तो आपको 28,560 मिलेगा। यहां बोलो 28, अभी अपर साइड राउंड ऑफ हो जाता है,
570 हो जाएगा, और यहाँ भी 28,570 हो जाएगा। अपर साइड राउंड ऑफ 5 और 5 से ज्यादा अगर कोई आपकी लास्ट फिगर है, लास्ट फिगर आपकी 5 या 5 से ज्यादा है, तो अपर साइड राउंड ऑफ कर देना, यानी कि 65 का 70 हो जाएगा। और अगर 5 से कम है तो लोअर साइड राउंड ऑफ करना, ठीक है, 64 से 60 हो जाएगा। और जो ऑलरेडी मल्टीपल्स ऑफ 10 है उसको तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। पर ये करना किस में है, जल्दी से, इंपॉर्टेंट चीज है ये, करना किस में, टोटल इनकम में करना और टैक्स पेएबल में करना। हर जगह मत करते फिरना, मत करते फिरना, इन्हीं दो जगह करना है। और सुनो एक और बात, ये है 288 ए के हिसाब से, ये है 288 बी के हिसाब से, ये सेक्शन नंबर है। 288 ए 288 बी सेक्शन नंबर है। और एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, इसका आपके एग्जाम में 0.5 मार्क्स होता है। आपके एग्जाम में आधा नंबर इसी चीज का होता है कि आप राउंड ऑफ करके आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। इन दो को ही, हर एक फिगर को राउंड ऑफ मत करते फिरना, इन दो को ही राउंड ऑफ करना है। दैट इज द टोटल इनकम। और टैक्स पेबल कहेगा नहीं कि राउंड ऑफ करना है, पर करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आधा नंबर वहां लूज करोगे, डेफिनेटली करोगे। बोलो ना, क्या आपको बात समझ आती है क्या? इजी है, बट ये करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, इसके नंबर होते हैं। एक एक रुपए का हिसाब रखना आना चाहिए सीए को। तो जो लॉ है, जो टैक्स है, वो आपको समझ आना चाहिए कि आपको राउंड ऑफ करना है। इन द मल्टीपल ऑफ 10 पर ही बात होती है पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, कोई पॉइंट्स पर बात नहीं होती, और कुछ ऐसी ऑड फिगर्स पर भी बात नहीं होती। हम एकदम इवन फिगर्स पर बात करने वाले इंसान हैं। बोलो ना, क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ आती है? तो इन द मल्टीपल ऑफ 10 आपको क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है। इसके नंबर होते हैं, तो याद रखना, करना ही करना है। ठीक है ना? आ जाओ। तो इन द, आपको जो टोटल इनकम है वो इन द मल्टीपल ऑफ 10 राउंड ऑफ करनी है। टोटल इनकम 288 ए के हिसाब से होती है, और टैक्स पेबल 288 बी के हिसाब से राउंड ऑफ हो जाता है। अब आएंगे हम कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स की बात करेंगे। हालांकि ये जहां पर ये स्पेशल टैक्स रेट आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको जितने भी स्पेशल टैक्स रेट दिख रहे हैं ना, हम इसमें से कुछ टैक्स रेट हम बात कर लेंगे आपके साथ कैपिटल गेन्स में डिटेल में, और कुछ टैक्स रेट्स आपको मिल जाएंगे टीडीएस टीसीएस के चैप्टर में, या फिर अलग अलग जगहों पर। हम बहुत जगहों पर सब कुछ बात करेंगे, पर आईसीआई है हमारी, सब कुछ देखते हुए चलती है। ठीक है, लिखा मैंने सब कुछ है, एक बार पढ़ लोगे बुराई नहीं है, पर ये सब कुछ अलग अलग चैप्टर्स में आएगा। ये 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 हम कैपिटल गेन में पढ़ने वाले हैं, और ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ लेंगे, हम ये वाली चीज तो 115 बी बी 115 बीबीई, ये भी हम पेनल्टीज वगैरह के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें और डिटेल में पढ़ लेंगे। पर इससे रिलेटेड अनएक्सप्लेन्ड मनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट भी इधर आ जाएगा, इधर भी हम कुछ बातें इसकी करते हुए चलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? पर अभी मैं जल्दी से आपको स्पेशल टैक्स रेट बढ़ा दूं क्या? सुनना, पढ़ा हुआ है, कुछ समझ आ जाए गलती से तो समझ लेना, नहीं तो कैपिटल गेन में बहुत डिटेल में जाएंगे। ठीक है, पर सुनो, कोई एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसी कोई चीज होती है, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको आपने 24 मंथ से ज्यादा आपने रखा हुआ था, अपने होल्ड किया हुआ था, और वो 24 मंथ के बाद आप सेल कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसको क्या कहते हैं हम? लॉन्ग टर्म, मतलब सेल करने पर जो भी गेन आएगा उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब वो आपने क्या चीज रखी हो 24 मंथ तक, अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स या फिर शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी रखे हो, पर रखे किसने थे? नॉन रेसिडेंट ने रखे थे। रेसिडेंट ने रखे क्या? नहीं, नॉन रेसिडेंट ने रखे थे। तो 12.5% का आपके ऊपर रेट लगता है। इंडेक्सेशन क्या होता नहीं होता मेरे को नहीं पता, कैपिटल गेन में देखेंगे। अभी मैं आता ही नहीं है, मैं जब कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा ना तो मैं पढ़ कर आऊंगा, तब आप लोगों को समझाऊंगा। अभी मुझे आता नहीं है ना आप लोगों को आता है, तो याद रखना इंडेक्सेशन अभी कुछ नहीं आता मैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, 12.5%। हालांकि ये सारे रेट आपको अच्छे से याद हो जाएंगे कैपिटल गेन चैप्टर में, मेरी जिम्मेदारी है, मैं याद कराऊंगा। पर अभी के लिए इतना ही पढ़ लो, ठीक है? अगर वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है लैंड और बिल्डिंग पर, या फिर दोनों पर, जो आपने 23 जुलाई 2024 से पहले एक्वायर करी थी, बस सेल आप 23 जुलाई 2024 की बात कर रहे हो, पर किसकी बात कर रहे हो? लैंड और बिल्डिंग और बोथ की बात कर रहे हो, किसी और की नहीं, सिर्फ किसकी? लैंड बिल्डिंग और बोथ की बात कर रहे हो। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो 12.5% से टैक्स दे दो, या फिर 20% से टैक्स दे दो, जो आपको आसान लगे, जो आपको क्या लगे, लोअर लगे, जो आपको लोअर लगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल लगे, आप उतने से टैक्स दो। सर 20% और 12.5%, हमेशा 12.5% ही लोअर लगेगा ना? जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर कुछ एक चीज है, इंडेक्सेशन। 20% पे इंडेक्सेशन मिलेगा, 12.5% पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। 20% विद इंडेक्सेशन है, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन है, तो डिपेंड करेगा। अब ये इंडेक्सेशन क्या बला है, इंटरमीडिएट में कुछ सुना होगा, अब सुना सुना लग रहा होगा, समझ आता है, बट अभी यहां पर ध्यान दो, कैपिटल गेन में अच्छे से डिटेल में समझेंगे।
ठीक है ना। और कोई अदर कैपिटल गेन है, अदर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पर तो ब्लैंकेट 12.5% का ही रेट लगेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। तो बेसिकली मैं कहूं, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लैंड और बिल्डिंग ऑफ बोथ के अलावा है, तो सीधा सीधा क्या मैं कह सकता हूं कि 12.5% की रेट लगेगी विदाउट इंडेक्सेशन। हाँ, पर अगर लैंड बिल्डिंग ऑफ बोथ वाला है, जो आपने लैंड बिल्डिंग ऑफ बोथ आपने एक्वायर करी थी 23 जुलाई 2024 से पहले पहले, और बाद में बेच रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है। बट मुझे एक बात बताओगे, क्या लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर आपने करी 23 जुलाई 2024 के बाद में, आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो वो इधर आ गया। अगर इधर आ गया तो आपको 12.5% से ही टैक्स देना पड़ेगा। बोलो, क्या ये आप लोगों को बात समझ आती है क्या? बोलो, क्या आप लोगों को बात समझ आ रही है क्या? इजी है बहुत। समझ आ रहा है क्या आप लोगों को बहुत इजीली? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की मैं बात करूंगा ऑन ट्रांसफर दैट इज इन एक्सेस ऑफ 1.25। ओके, अगर मैं कहता हूं 112, यानी कि मैंने कहा था जिस पर एसटीटी पेड होता है, आज ही पढ़ा के आज जब मैं स्पेशल इनकम बता रहा था, तो ऐसी कौन सी होते हैं? इक्विटी शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के जिस पर कि एसटीटी पे किया हुआ है, तो उस पर देखेंगे आपका कितना कैपिटल गेन आ रहा है, उस पर कितना कैपिटल गेन आ रहा है। उस कैपिटल गेन में से आपको क्या करना, 1.25 लाख का जो कैपिटल गेन है उस पर हम कोई टैक्स नहीं देने वाले, उस पर तो हम भूल जाओ। अगर आपका कैपिटल गेन आता है 2 लाख रुपीज का, हम कहते हैं 1.25 लाख पर तो मुझे आपसे कोई टैक्स लेना ही नहीं है। बैलेंस 0.75 लाख पर हम आपसे टैक्स लेंगे, वो भी कितना? 12.5%। वो भी कितना लेंगे हम? 12.5% की रेट से लेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी दिस। ठीक है, सेम यही 112 ए 111 ए बन जाता है अगर लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाए। लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाए, कैसे? अगर 12 महीने से कम होल्ड किया हुआ है तो वो बन जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब कई जगह पे 12 महीने, कई जगह पे 24 महीने भी आता है, वो डिपेंड करेगा, हम देखेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में। पर अभी मेरी बात समझो ना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करो। ठीक है, शेयर्स वही, इक्विटी शेयर्स हो, इक्विटी ओरिएंटेड हो, बिजनेस ट्रस्ट हो, कितने परसेंट से लेंगे हम? 20% से टैक्स लेंगे। ठीक है। अब एसटीटी आपका ऑलरेडी 2004 से पहले बाद में आया, तो वो उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, वो उसकी बात, तभी आप एसटीटी पे करते हो उस पर। 2004 से पहले एसटीटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो एसटीटी आप पे भी नहीं करते थे। ठीक है। अब मैं बात करूंगा 115 बी ए, 115 बी बी की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा मैं? 115 बी बी की। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, ओके, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म। अगर आप कोई भी सिंपल सी बात बोलूं, क्या? जुआ खेल रहे हो, सट्टा, सट्टा लगाओ, गैम्बलिंग करो, कार्ड गेम्स खेलो, कसीनो में जाओ, घोड़ों की रेस पर पैसा लगा रहे हो आप लोग, लॉटरी जैसे गेम खेल रहे हो जिसका कुछ नहीं पता, उस पर भी सरकार, उस पर भी आप जो पैसा कमाते हो ना, सरकार की उस पर भी नजर है। सरकार कहती है सीधा सीधा 30% का टैक्स दो। सरकार सब जगह से पैसा खींचना चाहती है, मतलब हम लक का गेम खेल रहे हैं, हमारा लॉस हो जाता है उसका वो भी तो दो ना, बेनिफिट। विनिंग्स पर, लॉटरी पर वो क्या करेगी? 30% का क्या देगी हमसे? लेने की। अगर मैं ऑनलाइन गेम्स खेल रहा हूँ, ड्रीम 11 जैसे कोई गेम्स खेल रहा हूँ मैं, उससे मेरी नेट विनिंग्स होती हैं। ये नेट विनिंग्स कैलकुलेट करना पड़ता है, उसका पूरा एक फॉर्मूला है। सीखेंगे वो भी। वो कहाँ सीखेंगे? हम टीडीएस टीसीएस के चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है ना, बहुत एक बढ़िया अच्छा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आप लोगों को आराम से समझाऊंगा। तो 15 बीबीजे में जाके उस पर भी 30% का टैक्स लेते हैं, और कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी है, इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंडिचर है, ये वाली बात हम यहाँ पर सीखेंगे अभी। अगर हमारे पास कुछ ऐसा पैसा है जिसको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूं, ये पैसा कहां से आया, मैंने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी, मुझे पता ही नहीं मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसा कहां से आया, मतलब पता है मुझे पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि 2 नंबर का पैसा है। मैंने शादी में इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, अब मुझसे सरकार आके पूछ रही है, अभी रिसेंटली इंदौर में शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, कितने कितनी, चाहे 70 या 75 लाख के तो पटाखे ही फोड़ दिए थे उन्होंने, कितनी बड़ी न्यूज बनी थी। अगर वो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पूछने लगे और वो बता ही नहीं पाए मेरे पास 70-75 लाख रुपए के पटाखे फोड़ने लायक कहाँ पैसे आए, और इतनी ग्रैंड शादी करने लायक कैसे के पैसे आया, अगर वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, अनएक्सप्लेन बनी, क्यों? क्योंकि हो सकता है 2 नंबर का पैसा हो, ब्लैक मनी हो, नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो 115 BEBE में आना पड़ेगा, और सीधा सरकार उससे 60% का टैक्स लेगी। अरे सुनो, ये सिर्फ टैक्स है, इस पर सरचार्ज अलग, सेस अलग, सब कुछ मिला के पता है 78% लेती है सरकार। कुछ नहीं छोड़ती, कुछ भी नहीं छोड़ेगी। समझे क्या? क्या आप लोगों को यहां तक ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर समझ आ जाती हैं क्या?
बोलो ना, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ HEC, राउंड ऑफ, एवरीथिंग समझ आता है क्या? देखो थोड़ी थोड़ी चीजें हो सकती है नहीं समझ आएंगी क्योंकि वो कैपिटल गेन्स की थी, इसलिए मैंने अभी डिटेल में नहीं लेकर गया हूँ। जब मैं कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा, इसके बाद पीजीपी, उसके बाद कैपिटल गेन्स, जब मैं कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा तो ये सब कुछ आपको दोबारा से एक बार इस चार्ट पे ले आऊंगा, आप लोग कहोगे वाह सब समझ आ गया। बस तब तक ले वेट करोगे क्या मेरा? थोड़ा सा इजीली वेट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ तक अभी तक हमने कर लिया। आज हमने यहाँ से सरचार्ज रेट से शुरुआत की थी और सरचार्ज रेट से हम ये मार्जिनल रिलीफ रिबेट वगैरह करते हुए हम यहाँ तक आ गए। अब मेरे पास पता है मेजरली सिर्फ यही वाला टॉपिक बचा है, मेजरली सिर्फ एक ये टॉपिक बचा है। उसके बाद ना मिस सॉरी मेरे पास मिसलिनियस पॉइंट है, बहुत इजीली कवर होंगे बहुत जल्दी। देन है केस लॉस करेंगे फिर हम। केस लॉस में से भी आधे से ज्यादा केस लॉस क्या है, इजी वाले केस लॉस हैं जो मेरे को पीजेयूपी के साथ ले लूंगा मैं, क्योंकि कई चीजों पे पीजेयूपी वाले केस लॉस मेरे को हिट करेंगे, तो मेरे को कहीं ना कहीं पीजेयूपी की एक थोड़ी सी नॉलेज लेनी होगी। तो मैं कुछ केस लॉस को अभी जस्ट पॉज होल्ड पर डालूंगा, कई केस लॉस मैं आपके साथ आज ही डिस्कस कर लूंगा। तो आज हमारे पास कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो पूरा कंप्लीट हम इजीली कर ही देंगे, कॉन्सेप्ट हमारा पूरा कवर हो ही जाएगा। बोलो ना कि आप लोगों को अभी ब्रेक चाहिए, इसी लेक्चर में कंटिन्यू करें कि अब अब सेकंड पार्ट बना दे लेक्चर का? बताओ, चाहोगे तो मैं सेकंड पार्ट बना देता हूँ। टेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, सेकंड पार्ट में मिलते हैं, सेकंड पार्ट में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा हो, फीडबैक देते रहना। आप लोगों के पास नंबर हमारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं ही, और कोई भी चीज की कोई भी दुख दुविधा क्वेरी हो तो हमसे पूछते रहना। अब मिलते हैं सेकंड पार्ट में, लिखते रहना जरूर से, मैंने बहुत कुछ लिखवा है, लिखते रहना। नहीं लिखोगे ना, मैं बोर्ड नोट्स दूंगा नहीं आप लोगों को, याद रखना। मैं बोर्ड नोट सारे अपने पास रख लूंगा, किसी को नहीं दूंगा। मेरे को सबकी कॉपीज के स्क्रीनशॉट चाहिए, सबकी कॉपीज के लिखे हुए मेरे को वो चाहिए आपसे स्क्रीनशॉट्स, कि मुझे आपने ये आपने लेक्चर नंबर 2 देखा, लेक्चर नंबर 2 का ये आपकी कॉपी है, रेगुलर बेसिस पे भेजो। मैं रेगुलर बेसिस पे चेक करूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, पर भेजना आपको है। कॉपी आपको दी गई है, पेन आपको दिया गया, हाईलाइटर दिया गया, स्टिकी नोट सब कुछ दिया गया है, यूज करो, उसका बेस्ट यूज करो। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़े अब हम। तो अभी ले लो 5 मिनट का ब्रेक, मिलते हैं टू बी में। बट याद रखना 5 मिनट मतलब 5 मिनट, ये नहीं अब देख लिया अब देखेंगे रात को, रात कभी नहीं आती। अंडरस्टूड? चलो आते हैं, मिलते हैं पार्ट 2 में।